हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में अपन केमिकल काइनेटिक्स का जो टॉपिक इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। इसके अंदर भी जो फैक्टर रह गया था लास्ट लेक्चर में वो है टेम्परेचर इफेक्ट। तो हेडिंग डालिएगा टेम्परेचर इफेक्ट ऑन केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन की रेट के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, इसको समझने के लिए अपन डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस के ग्राफ्स को अपन यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं। तो आप एक कॉलम बना लीजिएगा, इसमें एक तरफ लिखिएगा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, और दूसरी तरफ लिख लीजिएगा रेट वर्सेस टेम्परेचर। ओके, तो सबसे पहले जिस टाइप की रिएक्शन की अपन बात करने जा रहे हैं वो है एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, दोनों ही केसेस के अंदर जो रेट है रिएक्शन का वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है, और इंक्रीज होने की जो नेचर है वो इस तरीके की होगी। इस तरीके का जो इंक्रीज है इसको कहते हैं अपन प्री एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। प्री एक्सपोनेंशियल प्री एक्सपोनेंशियली इंक्रीज। दैट मीन्स रेट टेम्परेचर के साथ प्री एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है और आरएनएस इक्वेशन को फॉलो करता है। यह आरएनएस इक्वेशन क्या है इसको अपन डिटेल में इस टेम्परेचर के जो इफेक्ट है इसके अंतर्गत ही आगे पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आरएनएस इक्वेशन होती क्या है। अकॉर्डिंग टू आरएनएस इक्वेशन, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए e raised to power माइनस ई ए अपॉन आर टी। के है रेट कांस्टेंट, ए है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ई ए है एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर? टी है टेम्परेचर। तो इस रिलेशन से आपको पता लग रहा है कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ प्री एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। दैट मीन्स अगर मैं किसी आरएनएस इक्वेशन की बात करूं, आरएनएस टाइप इक्वेशन, आरएनएस टाइप इक्वेशन, सपोज एक जनरल इक्वेशन भी यहां पे आप लिख सकते हो। क्लियर? ए रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट है। इसके लिए जो अपन को ग्राफ मिलेगा वो इस तरीके का मिलेगा, रेट वर्सेस टेम्परेचर। प्री एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इक्वेशन को देखिएगा आप। वही टाइप ऑफ रिएक्शन, रेट वर्सेस टेम्परेचर। देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट टाइप की रिएक्शंस देखिएगा आप। थर्ड, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शंस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस की रेट के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, कैसे रिलेशन निकलेगा, वही इसी आरएनएस इक्वेशन से, इसी इक्वेशन को लिखिएगा।
रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर ई ए अपॉन आर टी. बट फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शंस एक्टिवेशन एनर्जी इज 0. क्लियर. ई ए की वैल्यू यहां पे पुट करूंगा 0, तो K इज इक्वल टू मिलेगा मेरे को A. दैट मीन्स K इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. तो जो ग्राफ की नेचर आएगी यहां पर रेट वर्सेस टेम्परेचर के बीच में, वो आएगी स्ट्रेट लाइन. क्लियर. नेक्स्ट देखिएगा एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शंस. एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शंस देखिएगा, इस तरीके की रिएक्शंस के लिए रेट वर्सेस टाइम का जो नेचर आएगा, ग्राफ का नेचर है, वो आपका इस तरीके का मिलेगा. रेट वर्सेस टेम्परेचर. क्लियर. ऐसा क्यों? इनिशियली जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेट इंक्रीज होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शंस डिक्रीज होने लगती है, क्योंकि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद प्रोटीन का डीनेचुरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और अगर प्रोटीन डीनेचुरेट हो जाएगा तो रिएक्शन की रेट डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी. ओके. अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है, फिफ्थ है कैटालाइटिक. फिफ्थ रिएक्शन है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन. ऑफ साइक्लोहेक्सीन. देखिएगा ध्यान से, साइक्लोहेक्सीन, इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, आपको मिलेगा साइक्लोहेक्सेन. क्लियर. इसके लिए जो रेट वर्सेस टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ है वो भी आपको इस तरीके का ही मिलेगा. क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक तो रेट इंक्रीज होगा टेम्परेचर के साथ, लेकिन आफ्टर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, दिस टेम्परेचर, कैटलिस्ट के ऊपर जो रिएक्टेंट्स एड्जॉर्ब हुए हैं वो उनका डी एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर रिएक्टेंट्स ही डी एब्जॉर्ब हो गए, मतलब वहां से निकल गए, तो रिएक्शन की जो रेट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी. ओके. जो सिक्स्थ रिएक्शन है वो है फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस. फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस. फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस का मतलब है जो भी अपनी बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर जो रिएक्शंस हो रही है, दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस. एंड मोस्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस आर एंजाइम कैटालाइज्ड. क्लियर. और एंजाइम कैटालाइज्ड है तो जो नेचर एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शंस का होगा वही नेचर फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस का होगा. दैट मीन्स इन रिएक्शंस के लिए भी रेट वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ की नेचर की बात करूं तो वो भी इस ट्रेंड को फॉलो करेगा. क्लियर. अब अपन कुछ एंटी आरएनएस इक्वेशंस की यहां पर बात करेंगे. एंटी आरएनएस इक्वेशंस क्या होती है? जैसा कि नाम से पता लग रहा है, वो रिएक्शंस जो आरएनएस इक्वेशन दैट इज K इज इक्वल टू A स्मॉल e पावर माइनस EA अपॉन RT को फॉलो नहीं करती. दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड एंटी आरएनएस इक्वेशन. तो इसमें फर्स्ट है 2NO प्लस O2 gives you 2NO2. ये रिएक्शन जो है उसको कहते हैं अपन एंटी आरएनएस इक्वेशन. वेरी फेमस इक्वेशन, काफ़ी एग्जामिनेशंस में पूछी जाती है. इनके लिए जो रेट वर्सेस टेम्परेचर का जो ग्राफ है
उसका नेचर इस तरीके का होता है, आपको ध्यान रखना है। सेकेंड, कंबशन रिएक्शंस, या हेडिंग डालिएगा, ये जो अपन स्टडी कर रहे हैं ये कौन सी रिएक्शंस है? एंटी आरएनएस इक्वेशंस। क्लियर? इसमें नंबर 1 है ये वाली, एंड नंबर 2 देख लीजिए, कंबशन रिएक्शंस। इन रिएक्शंस के लिए फॉर एग्जांपल C+O2 gives you CO2, कंबशन ऑफ कार्बन। हमेशा कंबशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है, ध्यान रखिएगा। इन रिएक्शंस के लिए रेट वर्सेस टेम्परेचर जो ग्राफ मिलेगा उसका नेचर इस तरीके का होता है। ग्राफ बना के आपसे पूछ ले कि यह रेट वर्सेस टाइम टेम्परेचर इस तरीके का नेचर किसके लिए है, 4 ऑप्शंस दे दे तो आप समझ जाएंगे कि ये किसके लिए है, कंबशन रिएक्शंस के लिए। थर्ड है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस के बीच में जो अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन की स्टडी को कहते हैं अपन रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, इसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता है। अगर आपको ऑप्शन में दे दे टेम्परेचर का इफेक्ट रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के ऊपर नेग्लिजिबल होता है और दूसरा ऑप्शन वो नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर है नहीं होता है। मीन्स स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। न्यूक्लियस से अल्फा बीटा गामा, किसी एटम से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल का निकलना और नए एटम का बनना, दैट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डीके, और वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे डिफरेंस को। फोर्थ है एक्सप्लोजिव रिएक्शंस। न्यूक्लियर बॉम्ब्स का एक्सप्लोड होना, इस तरीके की जो रिएक्शंस है उनके लिए रेट वर्सेस टेम्परेचर के बीच में अगर ग्राफ की बात करूं तो इनिशियली रेट इंक्रीज होगी और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी और रेट बड़ी तेजी से इंक्रीज होगी। क्लियर? और एक्सप्लोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात करी अपन ने डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस की रेट टेम्परेचर के साथ किस तरीके से वेरी करती है। क्लियर? तो अब इस टेम्परेचर इफेक्ट को समझाने के लिए 2 तरह की थ्योरीज दी गई। तो हेडिंग डालिएगा थ्योरीज ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट। हेडिंग डालिएगा थ्योरीज ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट। टेम्परेचर इफेक्ट। 2 थ्योरीज दी गई है, टेम्परेचर कोफिशिएंट थ्योरी एंड सेकंड है आरएनएस थ्योरी। सबसे पहले अपन लेने जा रहे हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट थ्योरी। क्लियर? टेम्परेचर कोफिशिएंट थ्योरी यह कहती है कि किसी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर अगर 10 डिग्री से बढ़ा दिया जाए तो उस केमिकल रिएक्शन की रेट 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। दैट मीन्स अगर किसी केमिकल रिएक्शन का T टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट KT है, क्लियर, और टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ा दिया जाए तो जो रेट कांस्टेंट होगा वो होगा KT + T। क्लियर? और इन दोनों रेट कांस्टेंट का जो डिफरेंस है वो होगा 2 to
3 times. Clear? And it is called temperature coefficient. It is called temperature coefficient. तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी मैं टेम्परेचर कोफिशिएंट वर्ड को यूज में ले रहा हूं उस वक्त यह जरूरी है कि दो डिफरेंट टेम्परेचर्स है उनके बीच का डिफरेंस 10 डिग्री होना जरूरी है। क्लियर? ओके। अब अगर कोई पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हो रही है और इन दो डिफरेंट टेम्परेचर्स के बीच का डिफरेंस अदर देन 10 डिग्री है, तब अपन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि उस रिएक्शन का रेट कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है। तो इसको एक सिंपल से एग्जांपल से अपन समझेंगे। यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे रब कर देता हूं आर्मीज थ्योरी को, देखिएगा ध्यान से। सपोज किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाकर मैं करता हूं 20 डिग्री। क्लियर? तो मुझे पता है कि रेट जो इंक्रीज होगी, रेट ऑफ रिएक्शन, वो होगी 2 टाइम्स। क्लियर? अगर टेम्परेचर, सपोज यहां सेल्सियस ले लेता हूं मैं, अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 30 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो जो टेम्परेचर होगा वो जो पहले रेट था उसका डबल होगा। दैट मीन्स 2 × 2 इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2⁴। क्लियर? सॉरी 2⁴ अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के 40 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो जो रेट होगी वो जो पहले से रेट है उसका डबल हो जाएगा। दैट मीन्स 2⁻3। अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर मैं कर दूं 50 डिग्री सेल्सियस तो जो रेट है वो जो पहले से रेट है उसका डबल होगा। दैट मीन्स 2⁻4। अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 60 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो जो रेट होगी वो जो पहले वाली रेट है उसका डबल हो जाएगा। दैट मीन्स 2⁵। तो इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए एक जनरल एक्सप्रेशन अगर मैं निकालूं जिससे कि इतना टेम्परेचर इंक्रीज होने पे रेट कितना इंक्रीज होए वो फाइंड आउट किया जा सके, तो आप देखिएगा। सपोज इनिशियली रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो T है एंड फाइनल T2 जो है वो अपन को पता नहीं, अदर देन 10 डिग्री है। सपोज वो डिफरेंस जो है वो डेल्टा T है। क्लियर? ओके। तो जो रेशियो आएगा वो होगा म्यू क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ⁻∆T/10। क्लियर? यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इफ, नोट लगा के लिख लीजिएगा ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट इज नॉट गिवन, temperature coefficient is not given, then consider its value equal to 2। ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? ओके। अब इस केस के अंदर इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए मैं इसकी रेट फाइंड आउट करूंगा। रेट 10 डिग्री से बढ़ा दिया मैंने 60 डिग्री, तो रेट हो गई 2⁵। इस रिलेशन को यूज में लेते हुए क्या यही रिजल्ट अपन को मिलता है? लेट्स चेक। आइए, के T प्लस डेल्टा T 10 to 60, तो 60 - 10 इज इक्वल टू 50 इज इक्वल टू म्यू बाई डिफॉल्ट अगर नहीं दे रखा है तो म्यू की वैल्यू अपन 2 मानेंगे। 2⁻,
60 माइनस 10 इज इक्वल टू 50, मीन्स डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो गया 50 डिवाइड बाई 10 2 रेज़ टू पावर 5, दिस एंड दिस इक्वल। क्लियर? दैट मीन्स यह वाला रिलेशन यहां पर काम कर रहा है। ओके, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियरली समझे, आइए इसके लिए अपन एक या दो एग्जांपल्स न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं ताकि टेम्परेचर कोफिशिएंट थ्योरी आपको क्लियर हो जाए। ध्यान से समझिएगा। सपोज आपको दे रखा है कि किसी रिएक्शन की रेट, किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 30 डिग्री से 60 डिग्री कर दिया जाता है। क्लियर? और आपसे फाइंड आउट किया जाता है कि हाउ मेनी टाइम्स द रेट ऑफ द गिवन रिएक्शन इज इंक्रीज। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इनिशियली कितना है 30 प्लस 60 इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू, इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट इज नॉट गिवन क्या कंसिडर करेंगे 2 रेज़ टू पावर, कितना डिफरेंस है 60 माइनस 30 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3 मीन्स 8 टाइम्स, मीन्स रिएक्शन की जो रेट है वो 8 टाइम्स इंक्रीज हो गई है। अगर यहाँ पे सपोज ये डिग्री सेल्सियस है, ये डिग्री सेल्सियस है। क्लियर? अगर आपसे इस तरह पूछ लिया जाए कि रिएक्शन का टेम्परेचर 30 केल्विन से 60 केल्विन कर लिया जाए तब क्या होगा? आप यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो अपन ले रहे हैं दैट इज डिफरेंस डेल्टा टी। क्लियर? तो डिफरेंस चाहे डिग्री सेल्सियस में दे रखा हो आपको क्वेश्चन के अंदर, प्रश्न में पूछा गया हो, या केल्विन के अंदर, डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, चाहे टेम्परेचर की यूनिट डिग्री सेल्सियस हो या केल्विन हो। ओके, एक तरीके का और क्वेश्चन है, आप उसको ध्यान से देखिएगा। सपोज एक रिएक्शन दे रखी है और आपसे ये बोल रखा है कि रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री से 20 डिग्री करने पर उस रिएक्शन की रेट 1.5 टाइम्स इंक्रीज होती है। जब रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो उस रिएक्शन की रेट 1.5 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? देन फाइंड आउट टेम्परेचर कोफिशिएंट if temperature of the reaction is increased by 50 डिग्री सेल्सियस। फाइंड आउट करना है। तो आप ध्यान से देखिए, ये सब आपको टाइम वेस्ट, आपको पागल बनाया जा रहा है। इसका आंसर इसी ने खुद नहीं दे दिया। जब 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस किया जाता है, डिफरेंस कितना है 10, और हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर कोफिशिएंट की जब भी बात करेंगे तो जो डिफरेंट टेम्परेचर्स है उनके बीच में डिफरेंस 10 डिग्री का होना चाहिए, और यहाँ पर 10 डिग्री का डिफरेंस है और कितना टाइम्स इंक्रीज हो रहा है 1.5 टाइम्स। दैट मीन्स टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो गया 1.5। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? तो आई थिंक आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में डिटेल में समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब देखिए इसकी क्या लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस देखिए आप इसकी। टेम्परेचर कोफिशिएंट के अंदर अपन किसी रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो जब भी किसी रिएक्शन का अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। क्लियर? इनकी क्या इंक्रीज होगी? काइनेटिक। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। क्लियर? तो कोलिजन्स इंक्रीज होंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी
और जल्दी जल्दी मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड होंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज होंगे। और इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। क्लियर? तो टेम्परेचर कोफिशिएंट थ्योरी यह कहती है कि जब भी किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ा दिया जाता है कि तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट हुआ है, ये पता लगा है कि जब भी 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जब भी 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कोलिजन्स जो है वो 2 to 3% इंक्रीज होते हैं। कितने परसेंट इंक्रीज होते हैं? 2 to 3%। लेकिन टेम्परेचर कोफिशिएंट थ्योरी यह कह रही है कि 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रिएक्शन 2 to 3 टाइम्स, दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन जो है 200% टू 300% इंक्रीज हो रही है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट थ्योरी तो कह रही है ये, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो अपन को पता लग रहा है वो हो रहा है ये। दैट मीन्स कोलिजन्स के अलावा भी कुछ और फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। उन डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में कोलिजन थ्योरी डिस्कस नहीं करती है। इस कमी को दूर करने के लिए आरएनएस थ्योरी दी गई, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।